अभी हम सिमराही में हैं। सिमराही में मित्रों आए हुए हैं। यह जो बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं, यूं कहा जाए तो कलयुग का जो है श्रवण कुमार है। इसलिए हम कह रहे हैं कलयुग के श्रवण कुमार, इसलिए हम इनको नवाज रहे हैं श्रवण कुमार के नाम से। यूं कहा जाए ना तो अभी के दौर में जो इन्हीं का एक भाई है जो कलयुगी पुत्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह जो है श्रवण कुमार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह इस अवस्था में अपने माता पिता का पूरा जो है देखभाल कर रहा है। बताते चले कि इनके माता पिता बीमार चल रहे हैं। ये स्क्रीन पे दिखाएंगे, इनके माता पिता जो है वो बीमार चल रहे हैं। अब बीमार चल रहे हैं इस वजह से इनके भाई और भाभी जो है दोनों जॉब में हैं, और वह उस स्थिति को देखते हुए जो है अपने माता पिता का कोई सेवा नहीं कर रहा, जिससे माता पिता तंग आकर के और इतनी कर्ज हो गई, कर्ज में डूबने के कारण जो है माता पिता का आर्थिक स्थिति इतना तंगी हो गया, जिसको लेकर के यह जो श्रवण कुमार जो बगल में बैठे हुए हैं अपने जिम्मे पूरा लेकर के, जिस उम्र में इनको मतलब अभी तक शादी उदी नहीं हुआ है, इस उम्र में अभी इनको पूरा टेंशन फ्री होना चाहिए था, लेकिन यह कहीं ना कहीं माता पिता और अपने जो भाई का जो कुरित्र देख रहे हैं, भाई और भाभी का जो लेकर के इतना चिंतित है। और आए दिन जो है इनके भाई और भाभी इनके पिताजी और माताजी के साथ मारपीट करता है। लेकर के आइए हम जानकारी लेते हैं क्या मामला है। नमस्कार सर, हमारे चैनल में। जी सर। क्या मामला है पूरा शॉर्ट में बताएंगे आप? सर शॉर्ट में ये है सीधी सी कि मैं यहाँ रहता नहीं था और सिर्फ ये मेरा मकान निजी था। मैंने अपने बलबूते कमा के ये मकान ख़रीदा था, पहले मैं रह के, और मैं सहरसा में रहता हूँ ज़्यादातर। तो मेरे माता पिता सिर्फ रहते थे, तो मेरे पिताजी का 8 धूर मार्केट में ज़मीन था, तो वो और उसके एवज़ में मैंने बोला कि तुम यहीं रहो, रेंट पर क्यों रहोगे, यहीं रहो और माता पिता का सेवा करो, तुमको किराया नहीं हम लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ माता पिता का सेवा करना तुम, ठीक है। तो वो मेरे अब्सेंट में इनको बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे, तंगी आकर। और एक रात दीपावली से 2021 की घटना है ये। तो मुझे पिताजी की अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। जब मुझे फ़ोन आया तो मैं सहरसा से रात में भागा आया और थाना में मैंने आवेदन दिया कि सर मेरे भाई मार रहे हैं। तो वो लोग अपने मायके से भी एक, जिसमें कि 3 आदमी हैं, रवि रंजन और उसका भाई मतलब मेरी भाभी का भाई हुआ, और एक मेरा बड़ा भाई है सोनू कुमार भगत और रूपम देवी, ये तीनों जो है मिलके मेरे माता पिता को इतना मारे कि जिन पे कि मेरे माता पिता द्वारा उन पे केस भी किया गया। तो फिर पुनः मैंने उन्हें घर से अपना किसी भी तरह से खाली करवाया, और समाज जो है यहाँ के, वो समाज वाले मेरे एक फेवर में दिए, सपोर्ट किए, और समाज वाले ने मुझे एक सहानुभूति दिए कि तुम अच्छे इंसान हो और सही हो तो तुम्हारा साथ मिलेगा। तो मुझे उन्हें घर से निकाला गया, और जबरन फिर यहाँ से निकल के ये मेरे माता पिता के ज़मीन पे चले गए। वहाँ पर जाके ये वहाँ बदमाशी करने लगे, और इनके बाद फिर माता ये का ज़्यादा से और ज़्यादा क्रिटिकल तबीयत खराब होने के बाद इन पे कर्ज हो गया। कर्ज होने के बाद पिताजी और माता दोनों आपस में डिसाइड किए कि ये ज़मीन को बेच दिया जाए और कर्ज हम अपना फ्री हो जाए। तो इन्होंने डिसाइड किया कि दूसरे को देने से अच्छा है कि अपने छोटे पुत्र से एक बार बात कर लिया जाए। मुझसे बात करके ये दोनों राय विचार करके सारा कर्ज मेरा चुका दो और मुझे आजीवन रख लो। तो मैंने बोला हाँ, मैं स्वीकारता हूँ कि आपका ज़िंदगी भर मैं एक खरा उतरूंगा आपके मतलब आपका सेवा सत्कार जो भी होगा मुझसे बन पाएगा, मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। चाहे मुझे किडनी भी क्यों ना बेचना पड़े, मैं अपने माता पिता के लिए सब, चाहे मुझे शादी नहीं भी करना पड़े, लेकिन मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश रखूँगा और खुश रखने का प्रयास करता हूं और करता रहूँगा। मैंने भाई के लिए भी तय किया, मैंने भाई को अपने इसी ज़मीन पे 8 लाख रुपया लोन उठा कर दिया, जो कि एस्टीमेट मेरे पास बैंक का है, और वो लोन भी नहीं सधाया, जो कि नोटिस आया तो मुझे वो लोन चुकाना पड़ रहा है। स्टेट बैंक का स्टेटमेंट भी है, वो भी चेक कर लिया जाए। लक्ष्मी राइस मिल के नाम पर उनका लोन उठा था। आपके भाई का क्या नाम है? सोनू कुमार भगत। वो अभी क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ जुआ खेलता है और जुआ खिलवाता है। उनका वीडियो भी है, वो भी वीडियो मैं आपको दे देता हूँ। वो एनी टाइम जुआ खेलते रहता है और मतलब एनी टाइम वो बदमाशी के कभी दारू बेचता है, कभी स्मैक बेचता है, कभी ये बेचता है, कभी वो बेचता है, मतलब एनी टाइम, और झूठा केस में हमको फंसाते रहता है। कभी दारू आकर इधर फेंक देगा, कभी दारू आकर उधर फेंक देगा। तो इसके लिए मैंने CCTV लगा के रखा है 7, जो कि फिर भी इस बीच में भी एक फेंक के चला गया था। मुझे बार 2 बार जेल जाना पड़ा था झूठा केस में, सिर्फ वो संपत्ति के लिए। वो एक ही चीज़ कहता है कि ये संपत्ति दे दो, जिसमें कि हमारे थाना अध्यक्ष महोदय रजनीश केसरी के द्वारा को मेरी माता के द्वारा 20 आवेदन दिया गया, जिसमें एक भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया। सबसे पहला आवेदन
थाना अध्यक्ष महोदय को दिया गया था, ये देखा जाए उर्मिला देवी के द्वारा। इसके बाद फिर मैंने पुलिस अध्यक्ष महोदय को दिया, फिर मैंने डीआईजी को दिया, फिर मैंने आईजी को दिया, फिर मैंने अनुमंडल पदाधिकारी को दिया। और उनका केस जो उन पे मेरे माता द्वारा चल रहा है वो ये केस चल रहा है, और ये जॉब किस आधार पर कर रही है इसकी भी जांच के लिए मैंने सूचना का अधिकार पर बीओ साहब को दे चुका हूं, और इसका निष्पक्ष जांच होगा और निष्पक्ष जांच होगा। मुझे उम्मीद है कि एक पाठक साहब इनकी नौकरी का जांच निश्चित उम्मीद रूप से करवाएंगे। रूपम कुमारी योजनात्मक विद्यालय में एक टीचर है, और वो फर्जी तरीके से बहाली हुई है, क्योंकि उन पे केस जब चल रहा था जॉब होने से 1 साल पहले, तो किस आधार पर उन्हें जॉब दिया गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस आधार पर, जिसपे धारा इतना धारा जिन पे लगा है 341, 323, 379, 354A, 504, इतनी धारा एक क्रिमिनल लेडी को किस आधार पर जॉब दिया गया। मैं के पाठक साहब से, शिक्षा मंत्री से गुहार लगाता हूं कि आप कृपया करके इसका निष्पक्ष जांच करके आप इसके जॉब से बर्खास्त किया जाए, और मेरे माता पिता को जो संपत्ति है उन्हें जल्द से जल्द खाली करवाया जाए। और एक सीओ साहब हैं जो कि ये खारिज कर दिए गए, जो कि नियम ये कहा जाता है कि उनसे पैसा, मेरे भाई से पैसा लेकर, मतलब उसे जानकारी भी कुछ भी है, मेरे समझ से है या नहीं आई डोंट नो, बट मेरे माता पिता को बोले कि तुम्हें अरेस्ट करके अंदर भेज दूंगा। जब उनसे कौन बोला अरेस्ट करके? सीओ साहब। और वहाँ का सीसीटीवी फुटेज कल डेट का चेक किया जाए, ये वर्ड उन्होंने बोला या नहीं। अगर सीओ साहिबा को कौन ऐसा अधिकार दिया कि मतलब आपके माता पिता को अरेस्ट करवा देंगे? हाँ, बस उनसे ये सवाल, अगर तुम ज्यादा सूचना का अधिकार पे अगर जाओगे ना तो मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। क्या मतलब क्वेश्चन करना गलत है? हाँ, और उसके नजर में गलत है। वो ये चाहते, वो दबंगई चाहती है, वो दबंगई है। तो आप देख रहे हैं, मतलब मैडम यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चेहरा को आप हमको पहचान लीजिए, बख्शेंगे नहीं। आपको यदि लगता है कि जॉब में आ गए हैं तो आप चेहरा को देख लीजिए। आप ही लोग के वजह से जो है ना इस तरह के घटना होता है। यदि सीओ साहब बिहार में, यदि सीओ साहब एक्टिव हो जाए ना तो जमीनी मामला कहीं न कुछ मिलेगा। और आए दिन बिहार में सबसे ज़्यादा हत्याएं होता है तो जमीन विवाद को लेकर के होता है। क्या मैडम आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं मैडम? उल्टे जब पीड़ित आपके पास जाता है, एक उम्मीद लेकर के जाता है कि वहाँ पे हमको न्याय मिलेगा, आप उल्टे उनको धमका रहे हैं कि कैद कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे यदि मैडम देख रही है? बस ये मैडम को मैं इतना ही कहूँगा कि उनका सीसीटीवी फुटेज जांच हो, और डीएम साहब को जांच का इसका आदेश दिया जाए, जल्द से जल्द इसका सुनवाई किया जाए। और इनका और ये जो ज़मीन है ये मेरे पिताजी का पर्सनल ज़मीन है, और इस पर टाइटल किस आधार पर लगाई, क्योंकि लॉ ये कहता है कि अगर पिता का संपत्ति है तो वो किसी को भी बेचने का अधिकार रखता है, चाहे वो पुत्र को दे या किसी को भी दे। पिता का छोड़िए, यदि मेरी संपत्ति है तो हम अपने हिसाब से किसी को बेच सकते हैं। तो इसमें हम अपने पुत्र को भी लिख सकते हैं। हाँ, तो वो टाइटल किस आधार पर लगाई है? हाँ, तो वो टाइटल किस, और टाइटल लगा, और टाइटल इसमें लगा ही नहीं है। टाइटल लगा है, टाइटल अगर लगा रहता तो रजिस्ट्री ही नहीं होता। टन्नी लॉ ये कहता है। मैं ये जानना चाहता हूँ सीओ साहब से कि आप आइए डिस्कस कीजिए। कल जब मैंने मीडिया के पास गया तो वो भाग गई, भागी क्यों? अभी हम लोग जब मैडम को फोन लगाए, मैडम फोन कट कर दी। मैडम फोन पिक तक नहीं करना चाह रही है। जानते हैं क्यों? यह सब ट्रू कॉलर का कमाल है मित्रों। मैडम देख ली होगी कि जीवेश न्यूज से फोन आ रहा है और फोन को वहीं पे कट कर दी मैडम। मैडम कितना फोन आप कट करेंगे? आपसे मिलेंगे, आपके ऑफिस में आएंगे, आपसे बात करेंगे। आपका भाई यदि आपको देख रहा हो, हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भाई को यही कहना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है, तुम सुधर जाओ।